के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है भूषण खेतान और ये हैं चेन्नई से। 12 मार्च 1999, 12:49। और सवाल बताता हूँ, मैं हीरे का व्यापारी बन सकता हूँ कि नहीं? मेरा दाम्पत्य कैसा रहेगा? मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ा बंगला चाहिए, मुझे घर बड़ा चाहिए, मेरे पास खूब संपत्ति होगी कि नहीं? अब सोच के देखो कि जिस व्यक्ति के सवाल ऐसे हैं वो निस्संदेह बुद्ध से प्रेरित होगा। पक्की बात है, अगर मैं इसको इधर ना देखूं तो, क्योंकि ये सवाल किसी ऐसे व्यक्ति का ही हो सकता है जो या तो बुद्ध से प्रेरित हो या तो शुक्र से प्रेरित हो, क्योंकि यही जो दोनों लग्न और यही जो राशि के अधिपति होते हैं वो ऐसे ही करवाते हैं। बुद्ध से प्रेरित लोगों को इम्पल्सिव बनाते हैं, जो लोग बुद्ध से प्रेरित होते हैं और शुक्र से प्रेरित, क्योंकि वस्तुतः जो धनु लग्न के लोग हैं, जो मेष लग्न के लोग हैं, वो प्रतिज्ञा से संपन्न होते हैं। वो उनको आप काम जो दे दोगे वो संपन्न कर देते हैं, बहुत ही शुद्ध प्राप्त होते हैं, सिद्धि उनको प्राप्त होती है। पर मिथुन लग्न वाले महत्वाकांक्षी और बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होते हैं चीज़ों को लेकर के। इनकी कुंडली मिथुन लग्न की बनी और लग्न के अधिपति बुध जो हैं वो जन्म कुंडली में यहाँ बैठ रहे हैं नीच के, और नवमांश कुंडली में वो उच्च के हो जा रहे हैं। यहाँ चंद्रमा धनु राशि का बैठा है। ध्यान से समझने की बात है, चंद्रमा धनु राशि के जो धन भाव के अधिपति होकर के सप्तम में ये थोड़े कमजोर, और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति इससे केंद्र में बैठा है। गुरु और बुध जहाँ व्यक्ति को व्यवसायिक नेचर दे रहे हैं, बुध यहाँ बैठ करके व्यक्ति को व्यवसाय संपन्न, और शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। यहाँ बुध और शुक्र में बहुत ज़्यादा अंतर है, इस वजह से ना तो नीच ना तो उच्च की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ उन लोगों को यही समझ लो कि वो खाली बैठे हैं। क्लियर है? गुरु और बुध एक साथ बैठे हैं, व्यक्ति खुद का व्यवसाय करे और खुद के गल्ला संभालने का काम करना बहुत अच्छे तरीके से उसको आ सकता है। दूसरी बात है कि जन्म कुंडली में धन भाव में राहु का बैठना, ये धन से संबंधित समस्याओं को दूर करने वाला, और साथ ही साथ उस पे जरा देखिएगा तो धन के कारक ग्रह गुरु की दृष्टि उच्च की पड़ रही है, इस वजह से ये बात अच्छी है। द्वितीय भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी, राहु वहां शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति बुध इस कुंडली में लग्नेश होता है, लक्ष्मी योग बना रहा है। क्लियर हो रही होंगी चीजें? उसके बाद ये कुंडली मैं दूसरी बार बना रहा हूं, एक बार बना चुका हूं, ये रात में 12 बजे मैं बना रहा हूं, आप लोगों को भरोसा नहीं होगा। अब एक बात और बताता हूं, मैं रात में कुंडली, जब से मुझे डॉक्टर ने मना किया है रात में कुंडलियां मना कर देता हूं, नहीं देखता हूं, पर मना करने के बाद भी कई बार रात्रि में भी मुझे कुंडली देखनी पड़ती है। और दूसरी बात है, ये कुंडली मैं दोबारा बना रहा हूं। एक बार इसको बनाया था तो वही बात, कैमरे में साउंड ही नहीं, पता नहीं कहीं से कुछ दब जाता है या क्या हो जाता है, साउंड ही नहीं आती है। तो ये दोबारा बना रहा हूँ और फिर से उतने से ज़्यादा मेहनत करके बैठा हूँ। तो क्या है बात कि शनि भाग्य के अधिपति होकर के लाभ में बैठ करके नीच के हुए हैं। पर गौर से समझने की बात है कि लाभ भाव में सूर्य की उच्च राशि का निर्माण हुआ है, जहां से वो तृतीय एकादश में बैठा है पीछे। ध्यान से समझना। और वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठा है, क्योंकि डिग्री जो उसकी बन रही है वो डिग्री में वो बन रहा है 27 डिग्री का, जो कि मृतप्राय होगा। 27 डिग्री का है जो कि मृतप्राय होता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि सूर्य जो इस कुंडली का पराक्रमेश है, व्यक्ति के पराक्रम में विश्वास न रखने वाला, लेकिन चूंकि गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हैं और सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और अपने काम में पंक्चुअल होने वाला, और साथ ही साथ धर्म से जुड़ करके किसी का गला नहीं काटेगा, किसी को काट करके और किसी का ठग करके ये व्यक्ति पैसे नहीं अर्जित करेगा। हाँ, निस्संदेह इसके पास महत्वाकांक्षा होगी, क्योंकि धनु राशि है, राशि का अधिपति बल दे रहा है, और जिस राशि का अधिपति इसको बल दे रहा है उस भाव का अधिपति बुध, जरा यहाँ का अधिपति गुरु, गौर देखिए यहीं बैठे हैं, तो यहाँ पे ये प्रभाव जो है ये बड़ा अच्छा बन रहा है। शुक्र जो हैं वो नवमांश कुंडली में उच्च के हैं, यानी कि शुक्र वर्गोत्तम हो गए, और मंगल के साथ बैठे हैं जो कि मित्र की राशि है। राहु और मंगल का प्रभाव, व्यक्ति की पत्नी जो होती है वो थोड़ी कम खर्चीली होती हैं और पैसे बचाने में भरोसा रखने वाली होती हैं। उसके बाद गौर करिए तो सप्तम स्थान का अधिपति चंद्रमा बुध के साथ बैठा है। यहाँ बुध नीच के थे, यहाँ बुध उच्च के हो गए, उनका नीच भंग हुआ।
शुक्र वर्गोत्तम और गुरु जो है वो जन्म कुंडली में केंद्र में बैठ करके जो इस कुंडली के व्यय भाव के अधिपति होकर के दशम में आकर के चतुर्थ को देख रहे हैं। यहाँ बैठ करके व्यक्ति के जीवन में कई बार व्ययात्मक स्थितियां भी बनती हैं, विवाह देर से भी होता है। उसके बाद जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति के साथ गुरु का संबंध नवम पंचम का नहीं, ना ही तृतीय का, दसवें का, ना ही केंद्र का, ये द्वितीय द्वादश का बन रहा है। यहाँ गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में, ये व्यक्ति को विलक्षण प्रतिभा का धनी बना देता है। व्यक्ति अपने बल पर कोई भी काम करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, व्यवसायिक नेचर का होता है और प्रभाव से संपन्न होता है। ऊंचे और अच्छे लोगों से उसके संबंध बनते हैं, पर पर्दे के पीछे का जो जीवन होता है, यानी कि अपना जीवन जो अपना दाम्पत्य का, उसमें कई महिलाओं के संपर्क में आने के कारण कई बार व्यक्ति का दाम्पत्य कमजोर होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि आपके कारण ही कभी कभी आपका दाम्पत्य कमजोरी को प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात है कि जन्म कुंडली में सूर्य कुंभ राशि के बैठे हैं, जिसका अधिपति नीच का है। सूर्य मृतप्राय है डिग्री में भाई साहब, और सूर्य जब मृतप्राय हो जाए और जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी प्रकार के पापक ग्रह में नहीं है, यानी कि एक तरफ सूर्य अच्छे नहीं है तो दूसरी तरफ चंद्रमा ठीक है, लेकिन उसके पास गौर करना तो चंद्रमा के पास पक्ष का बल बिल्कुल भी नहीं है, वो कमजोर हो रहा है। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं तो व्यक्ति के पास धन जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा या फिर खुद के व्यवसाय से आएगा। ये बातें कई चीज़ों पे निर्भर करती हैं, पर वस्तुतः ज़्यादा स्थिति इसी तरफ बन रही है। हीरे का व्यवसाय करना हो, चांदी का व्यवसाय करना हो, दूध का व्यवसाय करना हो, मिल्क प्रोडक्ट का करना हो, खाने पीने की सामग्री का व्यवसाय करना हो, अनाज का करना हो, पशुओं का करना हो, मिट्टी का करना हो, खाद का करना हो, कीटनाशक का करना हो, जल से संबंधित कोई व्यवसाय करना हो, आभूषण से संबंधित करना हो, धातुओं से संबंधित करना हो, धातु से नहीं आभूषण से संबंधित करना हो, तो बिल्कुल व्यक्ति कर सकता है। तो ये स्थिति आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छी है। शुक्र वर्गोत्तम है, 100% व्यक्ति जो है वो अपना व्यवसाय कर सकता है, और गुरु दशम स्थान में बैठे हैं। दोनों जगह गुरु भी वर्गोत्तम भाव से, शुक्र वर्गोत्तम राशि से। गुरु का जो है शुक्र बुध का नीच भंग हुआ है, क्योंकि यहाँ वो नीच के थे, यहाँ वो उच्च के हो रहे हैं। और गौर करिए तो जन्म कुंडली में पंचम और सप्तम और छठे भाव के अधिपति बुध और चंद्रमा ये दोनों एक साथ बैठे हैं। जो चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली का सप्तमेश होकर के भाग्य में बैठा है, और धन भाव के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में ऋण का योग बना रहे हैं, जो लग्नेश है। लग्न और धन, यहाँ का जो अष्टमेश और नवमेश है वो यहाँ का लग्नेश बन रहा है। यहाँ के वस्तुतः अष्टम भाव की राशि जो है वो लग्न में बन रही है। इस वजह से पत्नी खोजी प्रवृत्ति की, लंबी आती हैं और संतुलन बनाने वाली आती हैं, आपको लेकर के वो चलने वाली, आपसे प्रेम ढूंढने वाली होती हैं। एक बात और बताता हूँ, लग्न कुंडली मिथुन का बना, तो मैं कहा था कि दशमांश कुंडली के लग्न के अधिपति जो है वो बुध स्वयं बन रहे हैं। लग्न कुंडली के अधिपति बुध स्वयं बन रहे हैं, यानी कि लग्न का संबंध कर्म से बना। और सूर्य को देखिए यहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यहाँ वो कुंभ के बैठे थे, भाग्य भाव में बैठे थे। व्यक्ति को अब छोटे भाइयों से संबंध भी अच्छा रहे, पर व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर का हो जाता है। और उसके बाद आप जरा गौर करो तो इसकी कुंडली में, इनकी कुंडली में लाभ भाव में ही नीच के शनि बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है। व्यक्ति कई जगह से धन कमाने का प्रयास भी करे और पराक्रम भी करे, पर एक बात बता देता हूं, चंद्रमा है पापक और सूर्य जो है वो शत्रु की राशि में मृतप्राय है। लाभ भाव में नीच के शनि है, मंगल भी बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं। शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि से दूर रहिएगा। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ उच्च की पड़ रही है, आपके पास पैतृक संपत्ति का योग बढ़िया है। और उसके बाद जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, यह धनी योग है। गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में जाना, पर चंद्रमा का कमजोर होना थोड़ा सा प्रभाव को कमजोर भी करता है व्यक्ति के मन मस्तिष्क को। चंद्रमा और शुक्र ये दोनों केंद्र में है, पत्नी सुंदर और दाम्पत्य अच्छा होता है, क्योंकि गुरु भी तो देख रहे हैं। लेकिन गौर करने की बात है कि वो नवमांश कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होने के साथ साथ यहां भी पत्नी के साथ जुड़ करके व्यक्ति अगर चाहे तो व्यवसाय कर सकता है। उसके बाद शुक्र और मंगल एक साथ, यहाँ पे ये बात दिख रही है कि अगर कोई समस्या होगी तो आपके कारण होगी, और आपके गलत निर्णय लेने के कारण ही होगी, क्योंकि चंद्रमा और बुध एक दूसरे से केंद्र में है। लग्न कुंडली में बुध नीच का है, नवमांश कुंडली में उसका नीच भंग हो रहा है और चंद्रमा के साथ बैठ रहा है। इस वजह से कभी कभी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर भी होगी। निर्णय लेने की क्षमता को, ये इस कुंडली में 2 देवताओं की पूजा आवश्यक है, सूर्य की पूजा
और शिव जी की पूजा। नारायण साक्षात भगवान आपके सामने उपस्थित है, प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ दिया करिए। दशमांश कुंडली में अष्टम स्थान का अधिपति अष्टम में, गुरु उससे आगे बैठे हैं सप्तम स्थान के अधिपति। प्रत्येक दिन व्यक्ति कुछ न कुछ कमा लेगा। और साथ ही साथ राहु धनु राशि के व्यक्ति को धर्म पे जुड़ करके, अध्यात्म पे जुड़ करके, आध्यात्मिक पथ पर जुड़ करके ही व्यक्ति धन कमाएगा, कभी किसी को ठगेगा नहीं, क्योंकि राशि धनु की है और राशि का अधिपति केंद्र में बैठा है। गुरु और शुक्र एक साथ बैठ करके व्यक्ति को इगोइस्टिक नेचर देते हैं, इसको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात बता दूं, आपकी कुंडली में लाभ भाव कमजोर है, इस वजह से गुरु की पूजा करिए। लाभ के कारक की आराधना करने से लाभ का अधिपति भी ठीक हो जाएगा। धन भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में गुरु से केंद्र में है और गुरु का जो प्रभाव है वो लाभ भाव में बन रहा है। क्यों? क्योंकि लाभ के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल इस भाव को देख रहे हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति की पूजा करेंगे लाभ के कारक की, तो लाभ की स्थिति बढ़िया बन जाएगी। संतान वगैरह से कभी कभी मनमुटाव की स्थिति भी बनती है। दाम्पत्य में पत्नी अगर इस भाव को देखते हैं तो यहाँ के अधिपति बुध इसे देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं। धन और चल अचल संपत्ति, बड़ी गाड़ी, बड़ा वाहन, ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में, मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये क्या सवाल पूछ दिए आप। एक बात बड़ी समस्या है कि ज्योतिषी के पास जाकर के, पंडित जी के पास जाकर के और गुरु जी के पास जाकर के ये नहीं पूछना चाहिए कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, पर ऐसा नहीं है। सवाल ऐसा पूछो कि पंडित जी धर्म कर लूँगा कि नहीं, आध्यात्मिक उन्नति कितनी है, मेरे से कुछ लोगों का लाभ होगा कि नहीं। आपने ये सब सवाल तो पूछे ही नहीं है। मैं समाज सेवा कर पाऊंगा कि नहीं, धर्म का लाभ मेरे से होगा या मैं धर्म को लाभ कुछ दे पाऊंगा, क्या इस हाथ से दान पुण्य हो पाएंगे, ये सवाल कौन पूछेगा। बड़ी गाड़ी में घूमोगे और ये नहीं करोगे तो बड़ी गाड़ी कितने दिन टिकेगी। 2 थप्पड़ लगा करके उठाइए इस सवाल को और कम से कम अपने सवाल बदलिए। ऐसे नहीं होता है। मैं एक बात बता दूं, आपको थोड़ा अजीब लगेगा पर इतनी बात जरूर कहता हूं, जो व्यक्ति भौतिकवादिता के चक्कर में फंसा है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप, एक लेवल तक रहना जरूरी है पर उससे ज़्यादा नहीं। और एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में राशि आपकी धनु की बन रही है, जिसका अधिपति गुरु उससे केंद्र में है और गुरु धर लग्न से केंद्र में होकर के, शुक्र उच्च के होकर के ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति का धर्म पक्ष ठीक है। अष्टम भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं। यहाँ पे अष्टम भाव का अधिपति सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में गौर करिए शनि के साथ बैठा है। सूर्य और शनि एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति को पारावलंबी बनाते हैं। शनि की दशा, राहु की दशा, इन सब दशाओं में व्यक्ति को आध्यात्मिक पक्ष में मजबूती मिलती है। आपकी कुंडली में विषांसा कुंडली में राहु केतु बैठे हैं अष्टम भाव में और बुध 12 में बैठ रहा है, मन नहीं लगता है। गुरु और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में खाली जो है वो व्यक्ति रथ की सवारी करना चाहता है। इस चीज़ से मुक्त हो जाइए ना, ये ठीक नहीं है, ये सवाल ठीक नहीं था, ये सवाल ठीक नहीं था और मैं इसको ठीक नहीं कहूँगा। दूसरी बात और बता दूं, दरअसल गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं नौमांस कुंडली में। गुरु नौमांस कुंडली में बैठे हैं विशाखा के, अपने नक्षत्र के, ये अच्छी बात है। लग्न कुंडली में उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, ये बढ़िया है। शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शनि भाग्येश होते हैं और वो नीच के हैं, इस वजह से गुरु का बल कमजोर। तो गुरु का बल कमजोर तो हो तो क्या हो, क्योंकि नक्षत्र का अधिपति उसका जो है वो कमजोर बैठेगा तो गुरु के बल को कंज्यूम करेगा। क्योंकि वो ग्रह नीच का होकर के बैठा है लाभ भाव में 1 नंबर की राशि में और उसकी नीच की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ का अधिपति व्यक्ति को अपने बल पर कुछ करने का और अपने बल पर ही कुछ करने का बनाता है। वो व्यक्ति किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहता है, तुरंत ही धन कमाना चाहता है और तुरंत अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। पर शनि लाभ भाव में एक बात और है बड़ी गंभीर, बताऊं, शनि के बारे में ग्रंथ ये कहती है, ग्रंथ में कई बार ये बात पढ़ने को मिल जाती है कि ये जितना ज़्यादा कमज़ोर रहे कई बार ये उतना ही अच्छा होता है और जितना ज़्यादा मजबूत रहे वो उतना ही बुरा हो जाता है। अब एक बात और भी है, वो भी बता देता हूँ। अष्टम भाव के अधिपति लाभ में बैठे हैं नीच के और नीच के होकर के लग्न को देख रहे हैं। ये योग कारक स्थिति हो जाती है, महान राजयोग के सदृश ये स्थिति बनने वाली हो जाती है। आपकी कुंडली में जो बैठे हैं 12वें भाव के अधिपति ने जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान को देखा है। ये घर से दूर रहना, यात्रा में रहना और यात्रा का लाभ मिलना और कर्म को लेकर के यात्रा में रहना। और व्यक्ति जो है वो जन्म कुंडली में जरा गौर करिए, राहु जो है वो 12वें भाव के अधिपति को देख रहे हैं। बाहर से आपके संबंध बन सकते हैं, बाहर से जुड़ करके आपके काम बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में अष्टम भाव में केतु कॉन्स्टिपेशन और स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या देने वाले बन रहे हैं। बाहर जुड़ करके मैं एक साथ सारी चीजें समेट रहा हूं।
और जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति नीच के हैं और लग्न को देख रहे हैं, ये राजयोग की उपस्थिति दर्शा रहे हैं। व्यक्ति को धन मिल जाता है और कई जगह से अचानक अनायास यूं ही तुरंत ही धन प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में गौर करिए उच्च के होकर के बैठे हैं। संतान का सुख रहेगा, संतान का सुख है, पर हो सकता है कि एक दो बार कमजोर हो, विलंब हो, बीमार हो। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव है। मंगल का प्रभाव 12 में है, मंगल पंचम भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो कई बार अपने ही वाणी के कारण अपने ही दुश्मनों को खड़ा कर लेता है। ये ना करना और कभी भी किसी को इस्तेमाल ना करना, किसी को इस्तेमाल करके छोड़ ना देना। इस व्यक्ति की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो किससे कैसे लाभ लेना है इसे बहुत अच्छे से पता है। दूसरी बात कि इस व्यक्ति की सबसे अच्छी खासियत कि सामने वाले के पैकेट से कैसे पैसे निकालने हैं, ये इसको बहुत अच्छे से पता है। जैसे ही इसको पता चलेगा कि सामने वाला इसे छोड़ करके जाने वाला है, तुरंत ही उसके मन माफिक बात करके उसे अपने पक्ष में कर लेता है। जैसे ही इसको ये बात पता चलती है कि मेरा नुकसान होने वाला है, तुरंत ही अपनी पटरी बदल लेता है। जैसे ही इसको ये पता चले कि मेरा नुकसान होने वाला है, इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है। इस व्यक्ति के पास सबसे अच्छी बात है कि वो मैथुन करता है वस्तुओं से। पैसे आने के बाद अपने सबसे जरूरत के सामग्रियों को सबसे पहले खर्च करके इकट्ठा करना चाहता है। बड़ी गाड़ी का शौक ऐसे ही थोड़ी जगह है। अरे बात बताऊं, एक बात बताता हूं। किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति। जब केंद्र में गुरु हो और उच्च के शुक्र के साथ बैठे हों 12वें के अधिपति के साथ, तो निस्संदेह व्यक्ति को हमेशा ही ईश्वर और भगवत भक्ति का पान करते रहना चाहिए। बुध भगवत भक्ति का पान कराने वाला ग्रह बनाता है। आपकी कुंडली में वो भाग्य भाव जो छठे भाव के अधिपति हैं उससे गौर करिए, मंगल षडाष्टक में जा रहा है, मंगल से षडाष्टक में और बुध से, क्योंकि बुध जो है वो यहाँ से भक्ति देते हैं। गुरु बुध के साथ बैठे हैं और बुध जो बैठा है वो बैठा है आपकी कुंडली में उत्तरा भाद्रपद में। शनि से उनको संबंध में नहीं आते हुए देख रहा हूं, वो कमजोर हो रहे हैं। तो गुरु और बुध के कमजोर होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो भौतिकवादिता का लक्षण दिखाने वाला हो जाता है और शुक्र के उच्च होने के कारण इसको और भी ज्यादा बल मिल जाता है। ये बात बनती है। अब क्या बताऊं, इस कुंडली में ग्रह की स्थिति बता देता हूं। तो सूर्य मृतप्राय, चंद्रमा जो है वो डिग्री के आधार पर वृद्ध 25% का परिणाम और वृद्ध होकर के मंगल भी बैठे हैं। इस वजह से ही कई बार आपकी कुंडली में गौर करना, शत्रु भाव का अधिपति, ऋण भाव का अधिपति और रोग भाव का अधिपति वृद्ध होकर के बैठा है। इस वजह से वो कई बार देता है पर जाने जल्दी नहीं देता। समस्याएं आती हैं पर वो खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। एक के बाद एक झमेल बढ़ता ही रहता है। लेकिन गुरु की दृष्टि इस भाव पे मित्र की पड़ रही है। इस वजह से जैसे ही गुरु आएंगे तो उस चीज में कमी होने, आप उसको महसूस करो ना करो, पर गुरु की दशा में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बुध के बाद अगर मैं बुध की भी बात करता हूं तो मंगल, चंद्रमा, मंगल और बुध ये तीनों डिग्री में वृद्ध हो रहे हैं। इन तीनों के पास अनुभव है पर आप उसका लाभ ले नहीं पाओगे। इस वजह से शिव की पूजा करनी होगी, हनुमान जी का दर्शन करना ही होगा, सूर्य को अर्घ देना ही होगा और गणेश जी के मंत्रों का जप करना ही होगा। उसके बाद आपकी कुंडली में गुरु जो है वो युवावस्था के हैं पर नक्षत्र के अधिपति से उनको बल कम मिल रहा है। इस वजह से लाभ कम हो जाएगा। शनि जो है वो जन्म कुंडली में कुमार अवस्था के और शुक्र बाल अवस्था के बैठे हैं। शुक्र वर्गोत्तम है, इस वजह से ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं होगी। धन का लाभ हमेशा मिलता रहेगा। यात्राओं में कभी भी नुकसान की स्थिति नहीं देखी जा रही है और जन्म कुंडली में भाइयों से भी लाभ है। भाई कभी कभी हेडेक देगा, चिंता दे सकता है, पर लाभ है। आप उससे नुकसान में मत रखना और उनसे संबंध हमेशा बना करके रखना। भाई से छोटे और बड़े भाई का सुख थोड़ा कम है क्योंकि नीच के यहाँ बैठे हैं, यहाँ के अधिपति उसको देख रहे हैं, तो होता है वो थोड़ा सा कंजंक्शन उनका बने रहेगा। पर छोटे भाइयों में भी अगर कोई भी कजन वगैरह अगर अपने नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ का अधिपति उसे देख रहा है तो नुकसान नहीं। हालांकि वो शत्रुग्रही है, तो जैसे भी हो दोनों से एक सामान्य सा संबंध देख रहा हूं। आपकी पत्नी अच्छी हैं, पत्नी भाव में शनि की राशि बनी है जिसका अधिपति रोग में बैठा है, अष्टम इसके साथ बैठा है। इस वजह से कुंडली मिला करके ही विवाह करिएगा। दशमांश कुंडली की स्थिति अच्छी है। शनि और चंद्रमा और केतु के साथ के प्रभाव में यहाँ पे व्यक्ति को जन्म कुंडली में पंक्चुअल बना देंगे। काम में मन लगता है
व्यक्ति अपना काम करे तो ज़्यादा बढ़िया है, बल्कि वो जब तक अपना काम नहीं करेगा तब तक उसको चैन भी नहीं मिलने वाला है। गुरु दशम स्थान में बैठ करके चंद्रमा से केंद्र में जा रहे हैं, व्यक्ति के पास व्यवसायिक लाक्षणिक गुण देखने को मिल रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में मैं दशाओं की चर्चा करूं तो शनि, राहु, केतु और शुक्र, इनकी जो दशाएं हैं वो आपकी कुंडली के हिसाब से मेहनत कराने वाली, पराक्रम का परिणाम दिखाने वाली और देने वाली, और हमेशा ही व्यक्ति को उत्साह से भरने वाली होंगी। बाकी की जितने ग्रह हैं, बचे जितने भी ग्रह हुए हैं शनि, राहु, केतु और शुक्र के अलावा, वो सारे ग्रह शांत, यूं ही आसान और मन को अनुकूल और शांति से निकालने वाले होंगे। पर जो विशेष लाभ होगा वो शनि, राहु, केतु और शुक्र की दशा में ही होगा, पक्की बात है। अब आपकी कुंडली में मैं अगर माता और पिता का देख लूं तो पिता भाव बहुत अच्छा बन रहा है, पिता से लाभ है, माता से भी लाभ है। व्यक्ति माता और पिता को लेकर के चिंतित भी रहता है और कई बार उसके दिमाग में ये सवाल भी बने कि पता नहीं इनके साथ संबंध मेरे जीवन भर कैसे रहेंगे, जीवन भर अच्छे रहेंगे। आप उसकी चिंता ना करो, क्योंकि चंद्रमा देख रहा है, गुरु केंद्र में बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, आपके पास इतना तो अनुभव है कि आप दोनों में सामंजस्य कर सकते हो। लेकिन याद रहे, माता को डरा करके और पिता को डरा करके नहीं रखना है, क्योंकि आप मिथुन लग्न के हो, पत्नी के प्रेमी हो सकते हो। हो सकता है पत्नी जो है वो कई बार कमजोर वर्ग से आती हैं, कमजोर घर से आती हैं, लेकिन वो आप पे वर्चस्व भी स्थापित करने का प्रभाव दिखा सकती हैं, क्योंकि आप मिथुन लग्न के हो, मैथुन प्रिय हो, तो हो सकता है कि पत्नी का प्रभाव और दबदबा वक्त के साथ बढ़ता जाए और बदलता जाए। ये बात बढ़ती है। अब आपकी कुंडली में मैं क्या बताऊं, सब तो बता दिया। धन भाव के अधिपति ने लग्न को देखा है, धनेश लग्न के अधिपति के साथ केंद्र में जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। केंद्र में 4 शुभ ग्रहों का बैठना, शुक्र का वर्गोत्तम होना, बुध का नीच भंग होना, गुरु का वर्गोत्तम होना, सूर्य और शनि का छठे में जाना, मांसपेशी, गैस्ट्रिक और हड्डियों का रोग पैदा करेगा। पत्नी थोड़ी आलसी और पेट की रोगी होती है, ये काम आपकी कुंडली में बनता है। आप कर्म को लेकर के नए नए जो है वो प्रवृत्ति धारण कर सकते हो, नया जो है वो नया उसमें क्रिएटिविटी ला सकते हो। आपके पास क्रिएशन है, आपके पास गुण हैं ऐसे जो तुरंत ही देख करके सीख जाए। तकनीक का ज्ञान है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और व्यवसाय करने के तो आप माहिर हो। ये काम आपकी कुंडली में बनता है। मैं आधी नींद में हूं और कुंडली देख रहा हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। शाम का कार्यक्रम देखना मत भूलना। एप्लीकेशन डाउनलोड किया कि नहीं आप लोगों ने, ये जरूर देख लेना। और तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।